डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। तो रिसेंट इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्ट कहते हैं लिमिटेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स एंड द मोशन इज सेड टू बी कॉन्स्टेंट मोशन एज शोन। असल में ये है क्या कॉन्सेप्चुअल, इसका समझना चाहिए। एक होता है फ्रिक्शन। अच्छा, क्या होती है, अब कोई भी चीज जो है ना किसी भी सूरत में किसी भी तरफ मूव कर रही होती है तो वो आगे एक रिटार्डेशन फोर्स होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है। अब उसको लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन इस चीज से बयान करता है कि कोई भी चीज है वो अपनी हालत मूविंग में, यानी कि अपनी जो उसकी चलने की हालत है, या वो ऐसी हालत में है कि वो रुकी हुई है। अगर कोई दूसरी फोर्स उसके ऊपर अमल करती है तो उसके खिलाफ मजामत करती है। ऐसे अगर हम कार मूव कर गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, तो एक रोड के दरमियान में फ्रिक्शन फ्रिक्शन की फोर्स होती है। तो वो फ्रिक्शन की फोर्स और कांस्टेंट्स में काफी थोड़ा सा डिफरेंस है। कांस्टेंट्स ये चीज होती है कि ये किसी भी बॉडी को जो है ना किसी भी रूप में बाउंड कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फिक दी गई है इसमें एक बीड है और बीड को जो है वायर में जो है डाला गया है। अब आप देख सकते हैं कि बीड या तो वर्टिकली मूव कर सकता है यानी अप या डाउन, ना ये अपने राइट में जा सकता है ना अपने लेफ्ट में जा सकता है। इसको आप गौर से देखें। अच्छा, कांस्टेंट्स में जो है ना द लिमिटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कांस्टेंट एंड द मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन एज शोन। अब शो बीच में क्या है, अब जो बीट जो है हमारे पास, इसको अगर हम बीट को देखेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वर्टिकली मूव कर सकता है या अप या डाउन। देखें ये अप या डाउन या वर्टिकल मतलब अप डाउन में मूव कर सकता है वर्टिकली, लेकिन ये राइट और लेफ्ट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने इसको वायर के अंदर बाउंड कर दिया है। अब इसी तरह कोई चीज सर्कुलेशन में अगर हम उसको सर्कुलेट कराएंगे या उसका सर्कुलेशन में यानी कि मोशन में उसको बाउंड कर देते हैं तो वो सीधा नहीं जा सकती। अब किसी रस्सी से किसी अपना धागे के साथ आप किसी स्टोन को बांधे रस्सी से उसको जो है सर्कल में घुमाना शुरू करें, आपने उसको कॉन्स्टेंटेड कर दिया उसकी यानी कि उसकी मोशन है उसको, अब वो दायरे में मूव करेगा लेकिन वो सीधा नहीं जा सकता। तो कहते द मोशन ऑफ मूव, अब इसकी कहते द मोशन ऑफ मूव, द मोशन ऑफ द मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन speed is condition speed in concentrated motion in the कहते the sorry other direction are concentrated। the types of इसकी कहते इसकी दो अहम टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स जो इसके अहम होती है, वैसे इसके साथ और भी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसकी वो दो है जो मेन हम इसको कह सकते हैं मेन कांस्टेंट्स, हॉलोनोमिक कांस्टेंट एंड नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स। हॉलोनोमिक कांस्टेंट कौन सा देखें तो कांस्टेंट व्हिच कैन बी सॉरी ये जो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ये क्वेश्चन से दिया फंक्शन हो अगर इसका R1 R2 से लेकर टी और टी और ये इक्वलिटी की फॉर्म में हो, इक्वल टू जीरो के लिख सकते हैं इसको, या किसी भी वैल्यू के इक्वलिटी में आ रहा हो तो इसको हम कहेंगे हमारे पास जो है ना ये होगा, ये हमारे पास होलोनोमिक कांस्टेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, कहते हैं कि पार्टिकल आर, हमारा कोई पार्टिकल है पी, वो किसी पॉइंट पी के ऊपर है और ओरिजिन से उसका फासला जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर वो आर है। अब उसका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो है वो हमारे पास है थीटा। अब अगर हम इसका पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है आर इसको फिक्स कर दें, यानी इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना है वैल्यू में, ना इसको ज्यादा लेंथ इसकी बढ़ाएं ना कम करें, यहाँ पर इसको फिक्स कर दें। अगर अब हम इसको मूव कराना चाहें तो हम देखेंगे कि ये जो चीज है ये ये अप यानी या डाउन, ये अप में मूव कर सकती है, यानी इसके अलावा ये अब जो है ना ये मूव लेफ्ट इस तरफ मूव नहीं कर सकता और ना इस तरफ तो मूव कर सकता है ये। ठीक है। अब जो है ना इसकी या अप या डाउन इसकी मोशन होगी, इसका मतलब है कि हमने जो है ना इसके थीटा इसकी जो है ना पोजीशन वेक्टर को फिक्स कर दिया। अभी एंगुलर अब इसकी जो मोशन होगी वो एंगुलर मोशन होगी। इफ वी फिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द r is equal to a and only theta can change, then the equation to express in the motion of the particle p will be in orbital motion and the equation of circle, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर, या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास होलोनोमिक कांस्टेंट की एग्जांपल है। अब नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, क्या कहते हैं क्या नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स होते हैं द कांस्टेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, so the sorry non-holonomic constant, the constants which can't be expressed in the form of function r1 r2 r3 के पोजीशन वेक्टर और एक टाइम, इनका जो फंक्शन इज इक्वल टू जीरो इसकी इस इक्वेशन की फॉर्म में ना लिखे जा सकते, वो कहते हैं हमारे पास नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ पार्टिकल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। अब हमारे पास कोई अगर पॉइंट पी हो और वो सरफेस की हमारे पास सर्कल की सरफेस के ऊपर पड़ा हो या किसी भी सर्कल की सरफेस के ऊपर पड़ा हो, तो उसका जो है ना रेडियस हमारे पास ए हो,
तो इसकी जो इक्वेशन होती है हमारे पास जो है ना स्क्वायर की जो इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमारे पास इन इक्वलिटी की फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन जो है ना हमारे पास, यानी इक्वल टू ग्रेटर देन, जिस केस इसको हमारे पास ये नॉन होलोनोमिक की एग्जांपल आ जाती है। अब इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है हमारे पास, another example of the in gas molecules in a container। कहते हैं कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, अब आप देखें कि वो बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में किसी भी तरफ मूव कर सकते, लेकिन उनको बाउंड क्या किया करते हैं, कंटेनर से बाहर एक उनको मखसूस एरिया में बाउंड किया जाता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो खास रहती है ना। वो डिस्कस द सम अदर क्लासेस। अब ये तो थी ना दो अहम जो है ना उसकी इंपॉर्टेंट जो है ना क्लासेस उसकी जो है ना मैंने, अब जो है ना इसके 7 और क्लासेस भी हैं। तो उनमें कहते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी कांस्टेंट्स या स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट्स हैं। कहते हैं इन दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इनमें जो है ना टाइम विल एक्सप्लिसिटली, यानी टाइम जो है ना हमारे पास जो है ना वो कांट बी एक्सप्रेस इन द एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें टाइम जो है ना कोई भी चीजें किसी भी वैल्यू को जो है ना क्लियरली हमारे पास सामने आ रही है। तो यहाँ पर टाइम की बात करें एक्सप्लिसिट हमारे पास जो ये होगा हमारे पास ये स्टेशनरी कांस्टेंट जो होंगे इसमें टाइम हमारे पास एक्सप्लिसिट यानी क्लियर होगा, किसी भी चीज की जो मूवमेंट है उसमें हमारे पास टाइम की वैल्यू क्लियर आ रही होगी। अब दूसरा क्या है रेयोनोमिक कांस्टेंट्स, कहते हैं ये हमारे वो इन दिस कांस्टेंट टाइम विल बी एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली। अच्छा अब इसमें जो ना मैंने फॉर एग्जांपल नोट में उसमें लिखा होगा उसने एक्सप्लिसिट मीन प्लेन डिवाइड क्लियर, इम्प्लिसिट मीन द वर्ड ऑफ अनदर एंड नॉट क्लियर, ठीक है। bilateral and unilateral holonomic constant. If the equation of holonomic constant is written in the form of, the equation of constant जो अगर इस फॉर्म में लिखी जाए x square plus y square less than equal to r square, तो ये इक्वेशन हमारे पास कहता है कि इसको हम कहेंगे बाइलेटरल या यूनिलेटरल, हमारे पास बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल कांस्टेंट्स कहेंगे, हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स कहेंगे। अब इसमें आप देखेंगे इसमें जो है कहते हैं कि इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट बाइलेटरल and inequality represent the unilateral holonomic constants। अब forces of constants क्या होती है? Forces of constants जो है हमारे पास कहते हैं कि if we apply a force on a some body, अगर हमें किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किससे A, उस बॉडी को A कहते हैं, यानी फोर्स का नाम A रख दिया। अब then its motion is restricted by another body, अब इसकी मोशन जो है ना वो किसी दूसरी बॉडी ने जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब एक मखसूस दायरे में कर दिया, मखसूस लाइन में कर दी। तो हमारे पास कह रहे हैं कि द फोर्स ऑन द बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज दायरे में मूव करती है, अब हम उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं टेंजेंट के लोग हमारे फोर्स समझे ना सीधी लगाते हैं, दायरे में नहीं लगाते फोर्स कभी भी, लेकिन जब हम उसको मूव कराते हैं वो जिस रॉड से या जिस भी चीज से वो बंधी होती है वो बॉडी, वो क्या करती है वो उसको सर्कल में मूव कराना शुरू कर देती है। अब वो जो बॉडी उसको ऐसी फोर्स जो बॉडी की दूसरी बॉडी की फोर्स जो है जो उसके ओरिजिन से आ रही है जो उसको सर्कल में मूव करा रही है, तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ कांस्टेंट्स होंगे। आइडियल कांस्टेंट्स मौजूद हैं। इफ द फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट आर सच दैट दे डू नॉट वर्क एन अकाउंट ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एन अकाउंट ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्ट विद कांस्टेंट्स आर कॉल्ड आइडियल कांस्टेंट्स और वर्कलेस कांस्टेंट्स। या हम ये भी कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन में, इफ वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट्स ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, अब वर्क डन जो हो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो हमारे पास जीरो हो, देन कांस्टेंट्स आर कॉल्ड आइडियल कांस्टेंट्स। अब वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत हो जाए। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, कहते हैं एन इमेजिनरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट at any instant of time is called virtual displacement। coordinates are r1 r2 r3 ri, change in coordinates summation r summation r2 summation ri at delta t is equal to 0। अब इसको conceptually समझेंगे, अगर conceptually समझेंगे हम इस बात को, ये दिया virtual displacement। yes। my question ये है constants की sigma w is equal to f I dot delta x is equal to 0। अब ये इक्वेशन है हमारे पास w, ये जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये वर्चुअल वर्क डन की है। अब ये 0 जो है हमारे पास 0 जो है वो हमारे पास ये आइडियल कांस्टेंट्स को शो कर रहा है। अगर इक्वल टू 0 इसका आंसर या हम कह सकते हैं इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास आइडियल कांस्टेंट्स होगा। तो इस वजह से मुख्तलिफ जगह पर आइडियल कांस्टेंट्स को लेकर वो इस वैल्यू को 0 भी करते रहेंगे।
आगे जाकर काफी सारी चीजें मिलेंगी ना, काफी सारे सवाल आते हैं। अब देखें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता क्या, कहते हैं एन इमेजिनरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया आपको। अब इसको कंसेप्चुअली क्या देखेंगे। अब हमारे पास कोई बॉडी है, तो किसी, अब हमारे पास दो स्टेट्स होती है किसी भी बॉडी की ना, इक्विलिब्रियम की। एक होती है डायनामिकल इक्विलिब्रियम, एक होती है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, अगर कोई भी बॉडी एट रेस्ट है, रेस्ट के ऊपर है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, मुख्तलिफ फोर्सेस को लग रही है, लेकिन वो बॉडी रेस्ट पे है, जमीन पर पत्थर पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी पार्किंग में है, एनीथिंग, कुछ भी है, हमारे पास घर हमारा बना हुआ है, टेबल पड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीजें जो है ना हमारे पास, अगर ये चीजें जो हमारे पास जो है ना, अगर ये हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब कोई ऐसी फोर्स आई जो बिल्कुल इतनी लाइट थी, इतनी लाइट थी कि वो हल्की सी फोर्स लगी, इसने हल्का सा उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया। अब जो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट उसमें पैदा हुआ वो निगलेक्टेबल है, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इतना स्मॉल सा डिस्टेंस और इतनी स्मॉल सी फोर्स थी, तो उसी वजह से हम जो है इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ, जो वर्चुअल फोर्स थी उसने जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पैदा किया, उसकी वजह से फिर एक जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल वर्क डन। क्या वो, इसलिए पूरा डेल टी ऑपरेशन जीरो, यानी कि ये टाइम बिल्कुल जीरो के करीब करीब होता है। वर्चुअल वर्क डन, द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। ये वर्चुअल वर्क डन। अब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है, कहते हैं कि conservative and non-conservative system, कहते हैं कि if all the forces acting in a system of particles are derivable from a potential function or potential energy, अगर हम v एनर्जी भी कहते हैं कि अगर हमारे जितनी भी फोर्सेस हैं वो किसी पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी से ड्राइवेबल हो, then the system is called conservative, otherwise it is called non-conservative system. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कहते हैं नंबर ऑफ independent coordinates, कहते हैं number of independent coordinates to specify the configuration of the system is called degree of freedom. Example, if a particle is moving in space, then there are three independent coordinates x, y, z. Describe the configuration of the system of the particle. अच्छा, अब जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो असल में बेसिकली कंसेप्चुअली है क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कंसेप्चुअली हम जो है यूं कह सकते हैं इसके बारे में, अच्छा इसके बारे में यूं कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल है मूव कर रहा है, अब हम उसके बारे में क्या कहेंगे, कोई हमसे कहेगा पार्टिकल डिस्क्राइब करेंगे कहाँ पर है, अब हम उसे कह सकते हैं, हम एक उसमें जो है ना हमारे पास एक्सिस बनाएंगे, ओरिजिन देंगे, एक्स एक्सिस अलोंग, एक्स वाई एक्सिस, जी एक्सिस, फिर हम उनको बताएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में है कहाँ पर, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक्स वाई और जी। तो इसलिए कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द पार्टिकल हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिफिकल्टीज, अब कहते हैं कि हमारे पास जो परेशानियां होती हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट्स की वजह से, कॉन्स्टेंट्स होते तो हैं लेकिन इनकी वजह से हमारी मुश्किलात होती हैं या डिफिकल्टीज पैदा होती हैं, या हम जो है उनको फिर सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में हल्का ने डिफाइन किया है ये चीज़। तो उसमें कहता है कि कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस बाय 2 टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। द कोऑर्डिनेट्स आर आई, आर आई मतलब है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसने आर आई से उसको जाहिर करें, एक्स वाई जी, उसमें जितने भी, तो आर number longer all independent, sorry, are no longer all independent since they are concentrated by the equation of constants. So equation of motion, अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स की उसके अंदर रिजिड बॉडी के अंदर, तो कहते हैं कि आर नॉट ऑल इंडिपेंडेंट। हमारे पास जो फोर्सेज होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, और ये जो फोर्स है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट नहीं, फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स जिस मत में लगाते हैं उसी मत में मूवमेंट होती है, मुख्तलिफ एक्स वाई जी को हम किसी भी सूरत में बना सकते हैं। अब दूसरी क्या था, फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एग्जांपल। अब पॉइंट 1 ये था, अब ये पॉइंट 2 कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एग्जांपल, कहते हैं फोर्स आर वायर, फोर्स दैट अ वायर एक्सर्ट ऑन अ बीट। अब जो तार जो है वो बीट के ऊपर जो फोर्स लगाती है जब उसको अंदर मूव कराते हैं, तो कहते हैं कि और द वॉल एक्सर्ट ऑन अ गैस मॉलिक्यूल, जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वाल से टकराता है, आर ऑल अननोन, दे आर ऑल अमंग द अननोन ऑफ द प्रॉब्लम एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन। वही से कहते हैं हमारे पास जो ये होती है वैल्यूज इनकी वो अननोन होती है, फिर उनको जो है फाइंड करना पड़ता है। तो इसमें कहते हैं कि नीचे उसने नोट दिया छोटा सा, कहते हैं पहली डिफिकल्टी जो होलोनोमिक के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरी जो है हमारे पास नॉन होलोनोमिक के लिए। In the case of holonomic constants, in the case of holonomic constants, the first difficulty is solved by the introduce of the
generalized coordinate to overcome the second difficulty. We formulate the mechanics in such a way that the forces of constants are disappear. Then we deal only the noun applied forces. अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जो है ना हम क्लियरली पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये मेरे ख्याल में हमारा सिलेबस का हिस्सा गालबन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिलेटेड है तो इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें है इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो आप जो है ना ये काम करेंगे कि आप जो इनको अपने एक बार अपने हाथ से ये सारे सवाल जो है ना उनको याद करके आप एक बार ज़रूर लिखेंगे। बेशक आप उसमें जो है ना उसकी स्टेटमेंट जो है उनको ना लिखें, उनको थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन जो है ना हमारे पास जो क्वेश्चन होती हैं उनको ज़रूर हाथ से लिख लिया करें। तो ये मैं अगर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत थोड़ी, क्योंकि शॉर्ट किसी मैथ के क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के बराबर भी नहीं है सवाल। तो ये हमारे पास जो है इसको अगर क्वेश्चंस को अगर हम अपने हाथ से हल करेंगे तो हमें ये याद रह जाएंगे, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अब कहते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट और लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देखिए हमारे पास क्या सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स व्हिच इज कन्वीनिएंट, कहते हैं वो सूटेबल है। कन्वीनिएंट मतलब सूटेबल है टू सॉल्व अ फिजिकल प्रॉब्लम अंडर अ कंसीडरेशन इज कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट्स। द सेट ऑफ, कहते हैं कि हमारे पास जो लैग्रांजियन ने जो है हमारे पास एक ऐसा उसने बनाया था, कोऑर्डिनेट्स बनाया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का, जो हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम जो होती हैं जिनको हम, अब फिजिक्स है क्या? फिजिक्स बेसिकली ये क्लासिकल जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स है क्या? बेसिकली फिजिक्स जो होती है ये हमारे पास पहले एक थ्योरी होती है, तकरीबन ये थ्योरी के ऊपर है, डिपेंड करती है। थ्योरी होती है, फिर उसके बारे में हक़ाइक़ तलाश किए जाते हैं, फिर अगर वो हक़ाइक़ को फिर उनको मुशाहिदे पर फिर उनको तजुर्बे पर लाया जाता है, अगर तजुर्बा सही हो तो फिर उनको लॉ का नाम दिया जाता है, फिर एंड में उनको जो है ना अप्रूव कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो थ्योरीज होती हैं ये कुछ हमारे पास तकरीबन हर चीज़ को मेजर करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती। तो इसके लिए हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन इंट्रोड्यूस कराए थे। The coordinates are related with the degree of freedom. The coordinates are related with the degree of freedom which a system has. The degree of freedom of system, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। The number of independent coordinates required to specify the position of that system completely. अब कोई भी सिस्टम है उसकी पोजीशन को मालूम करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सिस लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो वो उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि हमें द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम आर द नंबर ऑफ independent coordinates required to specify the position of that system. A set of generalized coordinate may be written as, अब जो उसने लैग्रांजियन ने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का एक सेट दिया था उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, या हम इसको टोटल को लिख सकते हैं क्यू के बराबर। अब यार के कहता है कि हमारे पास क्या होता है कि 1 2 3 4 एंड इसे गो ऑन टू एन तक। Thus a particle moving in 2 dimensional plane, अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा मे बी डिस्क्राइब बाय द 2 कोऑर्डिनेट्स, तो वो जो है 2 कोऑर्डिनेट्स में होगा तो q1 एंड q2, दिस 2 कोऑर्डिनेट्स मे बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y। अब ये जो इसके जो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो तो x y होंगे, अगर वो पोलर में होंगे तो हमारे पास रो थीटा होगा, अगर वो हमारे पास है ना इन एनी अदर प्लेन ऑफ सूटेबल कोऑर्डिनेट सिमिलरली आप पार्टिकल, और इसमें भी हो सकते हैं हमारे पास तीसरा कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट r थीटा में भी हो सकते हैं। So similarly, a particle moving in 3-dimensional space may be described by 3 coordinates q1, q2, q3. These are 3 coordinates may be in Cartesian x, y, z, in spherical r theta rho and cylindrical r theta z. अब हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। अगर हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोई है और वैल्यू है और वो 2 मंदरजा झेल जो कहते हैं कि 2 कंडीशन जो अगर वो हमारे पास सेटिस्फाई करता है तो वो वैलिड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देयर वैल्यू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, उनकी जो वैल्यूज हैं वो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो हमारे पास सिचुएशन ये जिस हालत में वो है कि जो उसकी बनावट है उसको जाहिर करे। लाजमी बात है कि एक्स वाई जी को हम लेते ही इसलिए है कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को जाहिर करना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, जी एक्सिस में क्या है, ओरिजिन से लेकर हम जो है उसको सारा। और दूसरा क्या होगा द वेरी
arbitrarily, sorry, they vary arbitrarily and independently without violating the constraint of the system. अब कहता है कि हमारे पास चेंज भी हो इंडिपेंडेंटली, डिपेंड ना करते हो और उसको वायलेट भी ना करते जो कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम है, उनको इससे कोई फर्क ना पड़ता हो. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल मे बी स्पेसिफाइड 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम. कहता है कि अगर हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम हो तो वो है जो n पार्टिकल होंगे 1 से लेकर n तक, और वो हमारे पास हो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं x1 y1 z1 फॉर ith पार्टिकल, x2 y2 z2 फॉर jth पार्टिकल. एग्जांपल दे रहा हूं. और सिमिलरली xn yn and zn फॉर n पार्टिकल. तो कंटीन्यूअसली ये maybe the Cartesian coordinate x y z, or in spherical coordinate r theta phi, in cylindrical coordinate r theta z. Generalized coordinates specify the following two conditions. Their value determine the configuration of the system. They vary arbitrarily independently evaluating the Cartesian of the system. अगर the configuration of system n particle अगर होगा तो मैंने बताया may be specified by the 3 Cartesian coordinate x1 y1 z1 for ith particle, x2 y2 z2 for jth particle, x3 z y3 z3 kth particle. इस तरह सिमिलरली so on x and y and z n for n particle. सिमिलरली इक्वेशन 1, अब इसको इक्वेशन 1 का उसने नाम दिया. इक्वेशन 1 को कहते हैं कि हम रिटर्न कर सकते हैं. ये इक्वेशन 1 में कहता है हम इनको जो है ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं. x1 y1 की जगह q1, x2 y2 z2 की जगह q3. अब बात ये है कि अगर हम q1 टू डायमेंशनल के लिए भी हम q1 लिख रहे थे और थ्री डायमेंशनल के लिए भी q1 लिख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर हमें पता होगा कि 1 डायमेंशनल में है, ये टू डायमेंशनल में है. q1 q2 q3, अब यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास 3 है ना, ये जाहिर कर रहा है कि इसको 3 डायमेंशनल को. अगर 2 डायमेंशनल होता तो यहाँ पर 2n आ जाता. यहाँ पर इक्वेशन 2 ये चीज. अगर 1 डायमेंशनल होता तो फिर सिर्फ ओनली n आ जाता. इक्वेशन 2 कहता है कि विल बी फंक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड आल्सो ऑफ टाइम इन केस ऑफ मूविंग कोऑर्डिनेट. तो कहते हैं कि हमारा इतना जो हमारा प्रोसीजर होगा, कोई भी सिस्टम मूव करेगा तो उसमें लाजमी बात है कि टाइम डिपेंड होगा, उसमें टाइम उसमें इंक्लूड जरूर होगा. तो q1 q तो इसको हम देना कहते हैं हम, सो वी कैन राइट एज इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं q1 को अलग अलग करके, q1 की वैल्यू q2 की q3 की और qn तक. कहते हैं q1 इज इक्वल टू q1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 सो ऑन, और ये हमारे पास कहते हैं t, और सिमिलरली q2 और n तक, ये 3n तक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से. Therefore q1 Therefore, Q1, Q2, and Q3n specify the configuration of the system. Similarly, it is also possible to write the Cartesian coordinate in the term of generalized coordinate. कहता है कि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं. उसमें दोबारा लिख कर राइट करके x1 = x1, q1 से लेकर q3n और t का t पर डिपेंडेंट है दोनों फंक्शन, और gn तक, और ये r आई उसने जनरली. ठीक है. अभी हम इक्वेशन 4 जो है वो उसकी जनरल फॉर्म आ गई. अब जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, मैं पहले फिर बता दूं, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में वजाहत की जा रही है. आपने इसको करना जरूर है, एक बार रीड करना है, समझना है. तो जनरलाइज वेलोसिटी क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड जनरलाइज वेलोसिटी. अब हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं, अगर जैसे हमारे पास डिस्टेंस होता है एक्स वाई जी, अगर इनका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो अगर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा. जिस तरह डिस्टेंस का टाइम डेरिवेटिव लेने पर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट है तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी इफ q1 q2 q3 qn तक 1 डायमेंशनल के अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये हो, n जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो इन 1 डायमेंशनल द टाइम डेरिवेटिव, तो इसके बाद q नॉट आ जाएगा. क्योंकि हम लिख सकते हैं कि d/dt है, या हमारे पास जो है ना हमारे पास q नॉट के q पावर के ऊपर नॉट डालने के बाद ये भी डेरिवेटिव को शो करता है. डबल नोट जो है वो सेकंड डेरिवेटिव शो करते हैं, 3 नोट जो है वो थर्ड डेरिवेटिव को शो करते हैं. q01 q02 q03 q04 सिमिलरली q0n तक इन 1 डायमेंशनल. अच्छा, अब जिसमें वेलोसिटी कहते हैं कि अगर वेलोसिटी हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास r1 = q, ये जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं इसको ri तक. मतलब इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टाइम, ये उसने ऊपर लिख कर दिखाया है. इसका सॉल्यूशन ये जो है वो सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हम सॉल्यूट इसको
इस ये हमारे पास जो रिलेशन है इसको निकाल रहे हैं। तरह का हमारे पास जब हम आर आई को जो ना डिफरेंशिएट करेंगे तो आर आई के ऊपर आर नोट आ जाएगा, यहाँ पर ये आर नोट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास वैल्यू बनेगी आर आई ओवर क्यू वन ओवर टी प्लस आर आई ओवर क्यू टू प्लस क्यू टू ओवर टी। सिमिलरली एन तक जाएगा। तो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास होगा पार्शल आर आई और पार्शल टी बाई पार्शल टी, यानी कि उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट के हिसाब से निकालिए। तो यहाँ पर हमारे जो है टी जो है हमारे पास पार्शल टी बाई पार्शल टी इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। पार्शल आर बाई पार्शल टी की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पार्शल टी इसकी जो है पार्शल टी बाई पार्शल टी हमारे पास 1 हो गया और क्यू आर पार्शल आर बाई पार्शल टी। तो ये उसने दोबारा रिराइट किया इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि अगर Q1 Q2 Q3 Q1 इज इक्वल टू क्यू के बराबर। वेयर के मैंने पहले बताया जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर Q1 Q2 Q3 Qn तक क्यू के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर करते हैं सबका सम है, जिसको मतलब k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो नाउ का इक्वेशन टू बिकम ज़्यादा इक्वेशन टू को अगर हम लिखना चाहें तो Q1 Q2 Q3 हमारे पास क्यू ये पार्शल आर आई और पार्शल Q1 पार्शल आर आई पार्शल Q2, अगर हम इन सबको एक तरफ रख लें हमारे पास ये बन सकता है पार्शल आर आई और पार्शल क्यू के। सही है, क्योंकि ये 1 2 सीरीज में जा रहा है 1 2 3 4 एज इट इज। और सिमिलरली यहाँ पर Q1 नॉट Q2 नॉट Q3 नॉट ये भी हमारे पास सीरीज में चल रहे हैं सारे। तो यहाँ पर उसने जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन ड्राइव कर दिया हमारे पास। अगर आप इसको हाथ से करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अब जब ये डेरिवेटिव होता है हमारे पास कहते हैं रेट ऑफ चेंज जो पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस इसका वेलोसिटी, ये हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। अब जनरलाइज फोर्स होती क्या है फॉर सिंगल पार्टिकल, कहते हैं सिंगल पार्टिकल के लिए कंसीडर अ फोर्स, ये है जनरलाइज फोर्स। कहते हैं कंसीडर अ फोर्स ऑफ F इज एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल एंड प्रोड्यूस अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सिग्मा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वर्चुअल वर्क डन क्या होता है। Work done by this force is given by sigma W is equal to F dot sigma R. तो we know that कहते हैं हमारे इसको हम इसको जो है ना अगर इस फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्स आई प्लस आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जी के कैप, और जो हमारे पास सिग्मा आर होगा हमारे पास उसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दिया सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई जे सिग्मा जी के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, अगर दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स सिग्मा एक्स प्लस एफ वाई सिग्मा वाई प्लस एफ जी सिग्मा जी। तो एक्स वाई एक्स सॉरी आई कैप जे कैप जी के कैप हम जानते हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 जे कैप 2 ओ सॉरी 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो वहाँ 1 बना के उसकी वैल्यू सिंपलीफाई हम लोग दिया वेयर एफ एक्स एफ वाई एफ जी आर द रेक्टेंगुलर components, कहते हैं कि हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। नाउ वी एक्सप्रेस द डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जी कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कंपोनेंट फॉर्म के अंदर इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के, कहते हैं इसको जो है इसको भी हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो हमें जो इक्वेशन थी हमारे पास आर इज इक्वल टू आर Q1 Q2 Q3 Qn तक, अगर यहाँ पर इसके जगह हम इसको लिखें और सिमिलरली हम कहते हैं कि हम कार्टियन फॉर्म को भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो सिग्मा वाली फॉर्म है हमारे पास ये फॉर्म, अगर इसको लिखेंगे इसका मतलब इस वैल्यू का इक्वेशन 1 का अगर हम जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ये कुछ राइट हैंड साइड इस तरह से आ जाएगी, ये यहाँ Qn तक। तो हमारे पास पुट Q1 कहते हैं Q1 Q2 Q3 Qn तक। तो अगर ये हम वापस इसके पुट करेंगे सिग्मा Q1 सिग्मा Q2 सिग्मा Q3, तो ये हमारे पास अगर के की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सीरीज में चेंज हो रहा है ना, उसको देखें ना, ये हमारे पास पार्शियल एक्स और पार्शियल Q1 प्लस पार्शियल एक्स और पार्शियल Q2 प्लस पार्शियल एक्स और पार्शियल Q3। तो पार्शियल एक्स और पार्शियल क्यू के लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बार बार मैं आपको 2-3 बार बता भी चुका हूँ कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है ये चीज ये शुरू में बता चुके हैं। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्म इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं 1 एंड 2 और 3। अब जो ना ये वैल्यू जो हमारे पास आती है पार्शियल एक्स और हमारे पार्शियल एक्स की आएगी पार्शियल वाई की पार्शियल जी की एज इट इज वैल्यू निकालने के बाद हम इनको इक्वेशन में पुट कर देंगे।
कौन सी इक्वेशन में, जो इसकी जो है ना हमने इक्वेशन भी बनाई थी ये। तो टोटल हमारे पास बनेगा k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ एक्स पार्शियल एक्स और पार्शियल क्यू के प्लस सिग्मा क्यू के प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू लेकर n एफ वाई पार्शियल वाई और पार्शियल क्यू के सिग्मा क्यू के प्लस k इज इक्वल टू 1 टू लेकर n एफ जी पार्शियल जी और पार्शियल क्यू के और सिग्मा क्यू के। ये क्वेश्चन फिर अगर सिग्मा क्यू के हम जो है कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास k इज इक्वल टू 1 से लेकर समेशन n तक हमारे पास यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जी ये हमारे पास जो होता है किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। यानी एफ एक्स पार्शियल एक्स और पार्शियल क्यू के प्लस एफ वाई पार्शियल वाई और पार्शियल क्यू के एफ जी पार्शियल वाई और पार्शियल क्यू के हमारे पास होता है क्यू के बराबर होता है। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ये क्यू के लिख दिया कैपिटल क्यू के, तो ये हमारे पास टोटल की आ गई है सिस्टम ऑफ पार्टिकल की चीज। ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास इसके बराबर होता है और क्यू के अगर हम जो है मजीद क्लोज करें तो हमारे पास ये आर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आर इज हमारे पता है एक्स प्लस वाई प्लस जी के बराबर, तो क्यू के बराबर कहते हैं एंड इज कॉल्ड जनरलाइज्ड फोर्स एसोसिएटेड विद द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। डायमेंशन ऑफ कहते हैं डायमेंशन ऑफ क्यू के डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ स्मॉल क्यू के एंड डायमेंशन ऑफ क्यू के सिग्मा क्यू के आर सेम एज द वर्क सिग्मा डब्ल्यू। यानी कि बात यह है जिस तरफ फोर्स अमल करेगी उसी तरफ वर्क जो हमारे पास आएगा। अब जनरलाइज फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कहते हैं कंसीडर। और अब हम जैसे हमने अभी भी प्रूव किया है सिंगल पार्टिकल के लिए, यहाँ पर सिर्फ ये कि हमारे समेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा k इक्वल टू 1 टू लेकर 1 से 1 टू n और यहाँ पर i के इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जनरल कहते हैं कि कंसीडर फोर्स Fi इज एक्टिंग ऑन अ consider a force Fi is acting on ith particle of the system and produce a virtual displacement. प्रोड्यूस करके virtual displacement हमारे पास सिग्मा आर है। ith पार्टिकल की बात करें सिग्मा आर आएगा, जेथ की बात करेगा तो सिग्मा आर जे आएगा। द टोटल वर्क डन सिग्मा डब्ल्यू ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, जो हमारा टोटल वर्क डन आएगा वो कुछ इस तरह के बराबर है सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और ब्रैकेट के अंदर k इज इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई पार्शियल एक्स आई और पार्शियल क्यू के प्लस एफ वाई आई प्लस पार्शियल वाई आई पार्शियल क्यू के प्लस एफ जी आई पार्शियल जी आई पार्शियल क्यू के एंड सिग्मा क्यू के ये होल वन तो जो है ना हमारे पास। और आई यहाँ ये पार्टिकल को शो करता है और ये के जो है हमारे पास सिग्मा के इक्वल ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट को शो करता है कि ये 1 से लेकर n तक यहाँ पर एफ एक्स आई का एफ पार्शियल एक्स आई एफ वाई जे एफ वाई आई पार्शियल वाई आई पार्शियल एफ जी आई पार्शियल जी आई। क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ठीक है, टोटल हमारा जो वर्क डन होगा वो यहाँ पर ये चीज सॉरी गलत हो गया मुझसे। ये हमारे पास टोटल वर्क जो होगा हमारे पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एंड एफ आई सिग्मा आर आई। अब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे अगर इस फोर्स को, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी एफ आई इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जी आई प्लस के कैप। और इसी तरह वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगा सिग्मा आर आई सिग्मा एक्स आई कैप प्लस सिग्मा वाई जे कैप प्लस सिग्मा वाई जी के कैप। ठीक है, और सॉरी सिग्मा वाई हाँ वाई आई। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम दोनों के जो वाले कंपोनेंट फॉर्म है जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर इस इक्वेशन को 1 के अंदर अगर हम पुट करें जो भी हमने 1 निकाली है वो हमारे पास इक्वेशन 1 तो हमारे पास है ये ऊपर हमारे पास
ये इक्वेशन 1 अगर यहाँ इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस सिंप्लीफाई करने के बाद तो हमारे पास जो है टोटल जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर इनको हम अलग अलग निकालेंगे सोल्यूशन, ये एफ एक्स के हमारे पास समेशन एक्स आई का निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा, समेशन वाई जे का ये आएगा, समेशन जी। क्योंकि जब हम सिंगल पार्टिकल निकाला तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पार्शियल एक्स और पार्शियल क्यू के था और सिग्मा क्यू के आई नहीं था। तो ये हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, जी एक्सिस के लॉन्ग भी आई हमारे पास इस तरह ये पुट द रिजल्ट इनटू वी गेट। अब जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह समेशन सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई टू 1 टू n और सिग्मा के इज 1 टू n एफ एक्स आई कैप पार्शियल एक्स और पार्शियल वेरिएबल्स पुट करने के बाद हमारे पास कुछ है ना ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी इक्वेशन 2। हम कह सकते हैं इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ गई। जब हम इसको लिखेंगे एफ एक्स आई कैप पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स आई और पार्शियल क्यू के प्लस एफ वाई जे कैप आई कैप पार्शियल बाय आई और पार्शियल के क्यू के पार्शियल प्लस एफ जी आई, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इसके बराबर। ये वैल्यू हमारे पास क्यू के बराबर आ गई और ये हमारे पास क्यू के हमारे पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आ गया। एंड इसका जनरलाइज्ड फोर्स एसोसिएटेड विद द generalized coordinate qk, dimension of qk depend upon the dimension of qk and dimension of qk and small qk are the same of that of sigma w। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता है हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स जो की है वो जनरलाइज्ड फोर्स कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। कंजर्वेटिव सिस्टम मैंने आपको पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो होगा if all the forces acting on the system of particle are derivable from potential function or potential energy V, then the system is conservative system. We have to find out the expression of for generalized force for conservative system। we know that कहते हैं हम जानते हैं QK, ये हमारे पास QK हमारे पास इसके बाद FI FXI पार्शियल XI और पार्शियल QK प्लस जैसे नीचे यहाँ पर इक्वेशंस को मेंशन किया है इसका उपयोग करके बताइए ये। तो यस इसने इसको जरा क्लोज करके होल करके बताया। सपोज अगर कंजर्वेटिव फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल फंक्शन v, जब ये अगर इसके बराबर होगा तो हमारे पास एफ एक्स हमारे पास होगा पार्शियल v माइनस पार्शियल एफ वाई माइनस पार्शियल v और पार्शियल बाय एफ जी इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल। अब इनकी जगह एफ एक्स एफ वाई एफ जी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब पढ़ेंगे पार्शियल एक्स से जाएगा सो हमारे पास ये जाएगा इससे, ये जाएगा इससे, इससे हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हमारे पास ये बचेगा पार्शियल वी और पार्शियल क्यू के पार्शियल वी और पार्शियल क्यू के पार्शियल वी। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ये बनेगी क्यू के हमारे पास ये बचेगी। दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव थ्योरी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमारे पास है क्या बेसिकली, पहले इसको समझने की जरूरत है हमारे पास। इसका जो मेन इसका जो मुद्दा है वो या इसका कोई मकसद क्या था हमारे पास। डी-एलेम्बर्ट्स ड्राइव अ मेथड व्हिच वाज एप्लीकेबल फॉर सिस्टम इन मोशन which is defined as the resultant of external force and the kinetic reaction and the kinetic reaction acting on a body is equal to 0। हम न्यूटन का थर्ड लॉ की भी बात कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम उसके रिएक्शन को इस इक्वेशन को लाएंगे दूसरी तरफ को जो माइनस हो गया हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास तो सम ऑफ इसको हम एक और बात में भी कह सकते हैं प्रूफ के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। कहते हैं कंसीडर कहते हैं ऑन द ith पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम कंप्राइजिंग, अगर कोई सिस्टम हो उसका n पार्टिकल है उसका एक पार्टिकल ith पार्टिकल को मैंने ले लिया तो कहते हैं फोर्स Fi एक्टिंग ऑन इट। अगर जो फोर्स उस ith पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स कर अमल कर रही है वो है Fi एक्टिंग ऑन इट बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन 1 हमने लिखी है वो है Fi इज इक्वल टू mi ri डबल डॉट। तो आर आई हमारे इक्वेशन 1 है वो उसको हम अगर साइड पे देखें यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा प्रूफ दिया गया है कि ये किस तरह हमारे पास बनती है। हम जाने कि एफ इज इक्वल टू सेकंड लॉ के मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो हम अगर एक्सेलरेशन क्या होता है वो वेलोसिटी में तब्दीली होती है डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है डी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर। तो डबल डेरिवेटिव अगर पोजीशन वेक्टर के लिए तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यहाँ पर अगर डबल डॉट से जाहिर करते हैं डबल डेरिवेटिव को तो हमारे पास इसको इक्वेशन 1 कुछ इसी वजह से लिखी गई है। अब कहते हैं कि हमारे पास वेयर एम आई इज द मास ऑफ द ith पार्टिकल एंड आर डबल डॉट
I or double derivative of position vector is acceleration of particle from equation 1. इक्वेशन 1 में कहते हैं हम देखते हैं कि Fi is equal to mi r double dot Fi is equal to mi r I double dot is equal to 0. अगर हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पर लेगा तो माइनस में हमारे पास ये 0 आ जाएगा. नेट फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज, अगर टोटल फोर्स की बात करें तो हमारे पास जो फोर्स अमल कर रही है वो समेशन I is equal to 1 से लेकर n तक समेशन जाहिर करता है कि टोटल फोर्स एंड पार्टिकल्स में पूरे सिस्टम के अंदर जो टोटल फोर्स है वो समेशन से जाहिर की जा रही है. I हमारे पास 1 से लेकर n तक है. Fi माइनस mi r I डबल डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 को अगर हम देखें, ये इक्वेशन 3 आखिरी जो हमने निकाली है, shows that the system is in equilibrium and the system is in equilibrium, any action and reaction equal but opposite in direction. In the equation 3 कहता है Fi is the external force on ith particle and देखिए हमारे पास जो है हमारे पास माइनस mi r डबल डॉट I जो हमारे पास है इज रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और काइनेटिक रिएक्शन. हमारे पास अल्लाह के मुताबिक ये बात कर रहे हैं कि देखो हमारे पास जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रही है, या उसको हम काइनेटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं. एज अ सिस्टम इज कहता है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम, जैसे कि इक्विलिब्रियम में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया हमारे पास, सो द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स मस्ट बी 0. अब हमारे बात ये कि सिस्टम में हमारा वर्चुअल वर्क डन कब 0 होगा. हमने कहा था आइडियल कॉन्स्टेंट्स के अंदर पढ़ा था, जब हमारे पास ऐसी फोर्स हो जो